क्योंकि 2014 में जो परिणाम आए थे वो नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं गए। जब नीतीश कुमार 2017 में छोड़े थे तो उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ठंडा करके खाने वाली पार्टी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, बिहार की राजनीति में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ चर्चाएं चलती रहती है और अभी चूंकि चुनावी वर्ष है 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो अभी से ही चर्चा गर्म हो रखी है। आखिर कौन से बात पर चर्चा गर्म है, कौन से मुद्दे पर चर्चा गर्म है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में किन चीजों की चर्चा खूब जोरों पर है। तो पिछले दिनों आपने कई तरह की खबरें देखी, हम लगातार अपडेट भी दे रहे हैं और खबरें भी दिखा रहे हैं आपको। लालू प्रसाद यादव के बयान को देखा, कांग्रेस के बयान को देखा, इन दोनों का बयान तो चल ही रहा था, लेकिन अंदर खाने में एक और चर्चा बहुत जोरों से, और आज उसी के इर्द गिर्द हमारा ये जो चर्चा गर्म है ये रहेगा। और हमारे साथ बाबा हैं। बाबा पर्दे की कहानी के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, पर्दे के पीछे की कहानी में क्या कुछ चल रहा है वो सब कुछ बताएंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा तो यही जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन चर्चा क्या है, नीतीश की सीएम कुर्सी का उत्तराधिकारी मिल गया है। बीजेपी की भी तैयारी फेल हो गई है। तेजस्वी, कुशवाहा और प्रशांत किशोर सब पर भारी है जिसकी तैयारी है, उसका नाम बाबा ही खोलेंगे। सीधे बाबा के पास चलते हैं। बाबा, आखिर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन है? मनीष वर्मा का खेल खत्म ही हो गया, आरसीपी सिंह छोड़ ही दिए, कुशवाहा अलग हो गए, नागमणि अलग ही घूम रहे हैं, ललन सिंह और संजय झा की स्थिति वो नहीं है। आखिर कौन होगा वो उत्तराधिकारी? बाबा देखिए सागर, इतिहास जो है ना अपने आप को दोहराता है जी। और एक बात आप मान के चलिए कि किसी भी आंदोलन से निकले हुए जो नेता होते हैं जी, वो जब राजनीति में आते हैं, प्रवेश करते हैं जी, तो उनके प्रवेश करने के साथ साथ कहानियां बहुत आगे तक की लिखी जाती है जी। आपने कभी फिल्म देखा होगा, अक्सर फिल्म देखते ही हैं। जी जी बिल्कुल। तो फिल्म जब देखते हैं तो उसका जब शुरुआत होता है तो डायरेक्टर को पता होता है कि इसका एंड क्या होगा। बिल्कुल, आपके लिए वो उत्सुकता का सस्पेंस भरा हमारे लिए आपके लिए हो सकता है, लेकिन पता है आप उम्मीद लगाते हैं कि इसके बाद तो ये होगा, इसके बाद ये होगा, लेकिन डायरेक्टर अपने फिल्म को बनाने के समय में बहुत सारी चीजों को देखता, समझता और कहता है। ये राजनीति का जो स्टेज है ना, इसमें भी कहानियां लिखी जाती हैं जी। और 1990 में जो कहानी लिखी गई थी, उस कहानी का 2025 में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अच्छा, मतलब 2090 से कोरिलेट होगा ये? जी। 2090 में आपको याद होगा कि जब लालू प्रसाद को, माफ कीजिएगा 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, 2090 जी, 1990 की बात, जन्म भी नहीं हुआ। 1990 में जब लालू प्रसाद को गद्दी पर बैठाना था तो उससे पहले बहुत सारी परिस्थितियां पैदा की गई थी जी, और उन परिस्थितियों में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो वो नीतीश कुमार की थी। अच्छा, नीतीश कुमार ने बहुत जोड़ घटाव करके, चूंकि सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर माने जाते हैं, बिल्कुल, और ये सोशल इंजीनियरिंग उनकी उस समय से ही थी। तो उन्होंने किया क्या कि लालू प्रसाद को इसलिए बनाया कि लालू प्रसाद के साथ रह करके इनका भी, जो आप अक्सर देखे हैं ना कि झंडा आप कितना भी बड़ा या छोटा बना लीजिए, जब तक डंडा नहीं, झंडे का कोई वैल्यू नहीं होगा। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार वो डंडा थे जिस झंडे को लेकर के लालू प्रसाद आगे बढ़े थे। जी, जी। अब इन सारी परिस्थितियों में आपने देखा कि 15 साल उनका, 20 साल उनका, इस पर खूब चर्चा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, 35 सालों का चर्चा। लेकिन इस 35 साल के बाद कौन? जी, सबसे बड़ा सवाल है बाबा, यही तो। आज जो नीतीश कुमार की परिस्थिति है, नीतीश कुमार की जो स्थिति है, नीतीश कुमार के बारे में कई तरह की चर्चाएं होती है, उन चर्चाओं की हम भी कभी कभी कहते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क जी और स्वस्थ शरीर जी स्वस्थ शासन कर सकता है। ये तो बात आप भी जानते हैं, हमारे संविधान में भी ये बात लिखी हुई है। 2025 के चुनाव की सुगबुगाहट जैसे शुरू हो गई ना, वैसे ही अब नए तरीके से नई नई बातें होने लगी हैं। आपने सुना होगा, पिछले ही कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश का उत्तराधिकारी कौन। जी बिल्कुल, चर्चा तो लगातार चल रहा है। और नीतीश कुमार वो शेर हैं जो कंगन फेंक करके अपने लिए चारा का इंतजाम करते हैं। नीतीश कुमार ने ये कंगन
आज से लगभग 10 साल पहले से 2015 से फेंकना शुरू किया है। अच्छा। 2014 में जब ये बुरी तरह से हारे, 2013 में जब भाजपा से अलग हुए, तो अलग होने का सारा कहानी सब लोग जानते हैं, इसलिए उस पर अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2015 में लालू के पास साथ क्यों गए, तो अक्सर आप देखे होइएगा कि जब आपको डायबिटीज होगा तो मिठाई खाना मना हो जाता है जी। लेकिन अगर मन कर दिया मिठाई खाने के लिए, तो एगो दवाई खा लेगा, मिठाइया तो नहीं खा लेते हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने बिल्कुल सीधे तौर पे अपने आप को मजबूत करने के लिए जी, अपनी शक्ति को संचित करने जी, के लिए जिस तरह से लालू प्रसाद का साथ लिया, और लालू प्रसाद का साथ लेने के बाद उन्होंने अपनी शक्ति को एक बार फिर से रिकवर किया, संचित किया, क्योंकि 2014 में जो परिणाम आए थे वो नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं गए थे, बड़ी बुरी हार हुई थी उनकी, और जिस टसन के साथ निकले थे एनडीए छोड़ करके, वो मकसद पूरा नहीं हुआ था। तो नीतीश कुमार के लिए जो देख चुके थे कि 2014 में उनकी परिणति क्या हुई है, तो उन्होंने अपनी परिणति को बदलने के लिए गतिमान कर लिया अपने आप को, और जिनसे सत्ता छीना था, जिनको जंगल राज कहा था, सत्ता के लिए अपने शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने लालू प्रसाद का साथ पकड़ लिया जी। अब इसके बाद लालू प्रसाद को भी पता था कि अब उनकी आने वाली पीढ़ी जो है नीतीश के कंधे पर सवार होकर के, अक्सर आप गांव देहात में देखते हो ना, चाचा और फूफा मौसा वगैरह होते हैं ना, तो बच्चों को कंधा पर बैठा करके मेला घुमाने ले जाते थे। अब तो मेला घूमने का सिस्टम है खत्म हो गया। तो नीतीश कुमार ने दोनों उंगली पकड़ करके लालू प्रसाद के दोनों बेटों को पहली बार विधायक बने, पहली बार एक डिप्टी सीएम बन गए, और दूसरे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बन गए। दोनों को उन्होंने सेट कर दिया, और आज उसी का नतीजा है कि आप 10 साल के बाद भी देखिए तो पूरी तरह से राजनीति में परिपक्व नजर आते हैं। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वो रह चुके हैं, और उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ से लेकिन वाला काम शुरू होता है। और पिछली बार तो बाबा बोले भी थे, मीडिया के सामने बोले थे, अब इन्हीं लोगों को न चलाना है जी। जब नीतीश कुमार 2017 में छोड़े थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये लोग बदलने वाले तो नहीं हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए कि तेजस्वी यादव को जो राजनीति में प्रवेश करा करके और उनकी भ्रूण हत्या हुई थी, नीतीश ने तो अपने हिसाब से कर दिया था, क्योंकि तेजस्वी यादव में स्पार्क नजर आ रहा था, और लालू प्रसाद जिस तरह से ट्रेंड कर रहे थे, ट्रेनिंग उनको मिल चुकी थी, और उनका दूसरा कोच जो बने नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार की कोचिंग जो लालू से छूटा हुआ था वो इधर भी मिल गया। दोनों तरीके का ज्ञान इनको मिल गया, नीतीश वाला भी और लालू प्रसाद बिल्कुल दे ही रहे थे, और ये भी समझ गए थे कि वो किस तरह से चला जा सकता है। जी। बिल्कुल नीतीश कुमार के पीछे पीछे वो सर झुका करके चले, और आज भी बहुत तीखा बयान नीतीश कुमार पर नहीं करते हैं। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है, वो कहानी शुरू होती है कि 2017 में जब नीतीश कुमार अलग हुए तो उन्होंने कहा कि अब ये सुधर नहीं सकते हैं। लेकिन 2022 में फिर एक बार नीतीश कुमार को जरूरत महसूस हुई, और तब महसूस हुई जब नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में थी। उन्होंने साफ कहा था कि मेरी कुर्सी और मेरी पार्टी दोनों छीनने की कोशिश हो रही है, इसलिए मैंने उन लोगों का साथ छोड़ा है, और अब तो इन्हीं लोगों को देखना है, जैसा कि आप बता भी रहे थे। इससे ठीक पहले आपको याद होगा कि उधर शिफ्ट करने से पहले उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया था। उपेंद्र कुशवाहा को ला करके उसके साथ भी वही संसदीय बोर्ड का उनके साथ वही कहा था कि अब तो मेरे बाद इन्हीं लोगों को उत्तराधिकारी बनिएगा आप। उनके साथ क्या हुआ सब जानते हैं, तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ सब जानते हैं, और नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर उनके सेकंड हायरार्की में आने वाले लोगों के साथ क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। सबका नाम एकदम लाइन से टाइट। आगे भी लाइन जुड़ेगा बाबा, बहुत लोग कह रहे हैं। एक शख्स जी, अभी तो बहुत सारी चीज बाकी है, अभी तो आपसे मैं एक दो चार सवाल पूछूंगा जी समझे, क्योंकि आप लगातार कई खबरें ब्रेक कर रहे हैं तो जानना जरूरी है, और दर्शकों को भी बताना जरूरी है। जी। ये जो विषय हम लेकर के आज बैठे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीतीश कुमार के साथ रहा वो नीतीश कुमार के सामने कभी भी मुंह नहीं खोल सकता है। अच्छा, नीतीश कुमार के जो साथी कभी मुंह नहीं खोल सकता है। अगर खोलेगा विरोध में रह करके खोलेगा भी तो बहुत लिमिटेड शब्द बोलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा नहीं कि नजर पर चढ़ा लें और फिर उनका तीसरा नेत्र खोल दें। हाँ, तिया 5 हो जाए उनका, फिर जगह कहीं नहीं मिले, पेट वाला दांत वाला। फिर जैसे आपको याद होगा कि नीतीश कुमार से
से कई लोग अलग हुए, उनकी राजनीति समाप्त हो गई। जी, जी, वो बिल्कुल। कभी दूर दूर तक नजर आपको नहीं आते होंगे। बिल्कुल, ललन वो सिंह तो फिर जाके 60 गार्ड करके सेट हाँ, हो गए। वो तो कहिए कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, हाँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिद के कारण इनको बनाई थी जी, कि ठीक है, जब नीतीश कुमार इन शर्तों पे मानने के लिए तैयार हैं तो मेरी भी 2 शर्तें उनको माननी पड़ेगी जी, और उन्हीं लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा जिनके साथ उनका टकराव हुआ है, जी, सबसे ज्यादा टकराव हुआ सबसे है। ज्यादा टकराव हुआ है। तो और आज सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है बाबा कि जब लालू प्रसाद यादव कुछ बोलते हैं या तेजस्वी कुछ बोलते हैं तो मतलब जदयू के भी नेताओं से पहले अटैकिंग मोड में आ जाते हैं सम्राट चौधरी, बयान जारी करके बोलते हैं कि नहीं नीतीश ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखिए सागर, इधर पिछले 5 वर्षों का जी, 2020 के बाद आप पूरा खंगाल करके देखिए बयानों का फेहरिस्त, जी, जी बाबा, तो आपको खुद पे शर्म आने लगेगी। बिल्कुल शर्माना है बाबा। जिस दिन बदलने वाले थे, सम्राट चौधरी जाने वाले थे डिप्टी सीएम, उस दिन भी हम भारत लाइव के लोगों लेकर उनसे ये सवाल पूछते रह गए कि क्या, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। दरवाजा बंद है, उस समय तक दरवाजा बंद था, दरवाजा पता नहीं बंद कैसे कुंडी खुला। खैर हमारे पास तो उस समय भी सूचना आ गई थी कि सम्राट जी, बिल्कुल, हम लोग तो लगातार डिप्टी दिखा सीएम बन रहे हैं और एक सवर्ण से विजय सिन्हा बन रहे हैं, और इसके पीछे की भी कहानी जो थी वो हमने आपको बता ही दिया। अब ये सभी लोग जो हैं, इस बिहार का एक दुर्भाग्य भी रहा है कि जो डिप्टी सीएम बना वो सीएम नहीं बना। आपको याद होगा कि जब 2022 में वापसी, जब नीतीश कुमार बाहर गए थे और 2024 में जब वापसी कर रहे थे जनवरी में, तो एक शख्स दिल्ली से लेकर के पटना तक खूब चर्चा में था। जी, जी, आपको भी याद जी, होगा। जी, बिल्कुल, आप भी लगातार उस पर खबर जी, किए थे। जी, जी, बिल्कुल। आपने एयरपोर्ट से लेकर के और जहां शपथ ग्रहण चल रहा था वहां तक आपने घेरने की कोशिश जी, की, जी, जी। और दिल्ली से जो हमारे सूत्र थे वो पूरा फाइनल कर दिए थे कि 2 के जगह पर तीसरा जो हो सकता है कि डिप्टी सीएम ज्वाइन करे, या फिर एक जो डिप्टी सीएम है वो उसमें से कम हो जाए। जी, 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 उसमें नाम था चिराग पासवान का। चिराग पासवान एक ऐसा नाम थे जो बिना सुगबुगाहट के अचानक से डिप्टी सीएम के रेस में आ गए थे। जी, बिल्कुल, उनको चिराग पासवान ने सीधे तौर पे इनकार कर दिया कि वो डिप्टी सीएम बनने के लिए, लेकिन बाबा मना के लाया गया था उनको। बिल्कुल, माने ये जेपी नड्डा अपने के साथ लेके आया, अपने प्लेन में लेके अब आया। जैसे फूफा उफा रूस जाते हैं तो क्या भाग जाते हैं थोड़ा समझना से, जी। वो एक कोना में रूसल रहते हैं, आलू करते होते रहता है, छोड़िए ना, होते रहता है, कर करके लास्ट में देखिए कि जब मड़वा में भोज खाने जाना होता है तो लेके जाया जाता है, जी, मान मना करके ले जाया जाता है। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के चूंकि चिराग पासवान ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के शागिर्द रहे हैं, जी, 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 जो मौसम भाप लेते थे। उन्होंने तो लालू को भी देखा, तेजस्वी को भी देखा, और रामविलास पासवान के तो साथ ही रहते थे। आप एक चीज समझिए ना कि अपने राजनीतिक जीवन में जिस आवास में उन्होंने प्रवेश किया पहली बार दिल्ली में, जी, उस आवास में अपने अंतिम सांस तक टिके रहे। जी, बिल्कुल। वो तो उनकी चूंकि असामयिक निधन होने के बाद चिराग पासवान अकेले पड़ गए और चाचा ने भी साथ छोड़ दिया, तब उनका वो बंगला खाली हुआ। जी, जी। वरना उसी बंगले में वो उन्होंने बढ़ते खेलते बचपन सब कुछ देखा। चिराग पासवान को ये पता था कि ये राजनीति किस दिशा में जा रही है, और चिराग पासवान गरम खाने वाले नहीं हैं, वो बहुत ठंडा करके खाते हैं। मतलब उसी रेस, अगर उस समय वो डिप्टी सीएम बन जाते तो उसी रेस में वो भी शामिल हो जाते, उसी में रह जाते सम्राट चौधरी। बिल्कुल। एक बयान आया है, एक निजी चैनल पे उन्होंने बयान दिया है, चिराग पासवान जी, उनके बयान की चर्चा खूब है, और उस बयान में उन्होंने जो बातें कही है उसकी चर्चा संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा में किया है। लाइव में भी आप पंचनामा में आप जाकर देख सकते हैं, बहुत बारीकी से उन्होंने इन सब बातों को रखा है। हम शॉर्टकट में रख रहे हैं क्योंकि हम शॉर्टकट वाले हैं। तो ये शॉर्टकट में बयान उनका सिर्फ इतना ही है कि जब उनसे पूछा गया सवाल कि बिहार में 2020 में सीएम कौन होगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई 25 में, 2020 में, माफ कीजिए 2025 में, 2025 में सीएम कौन होगा इसकी चर्चा शुरू हो गई है। क्या आप उस रेस में हैं? जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ। अच्छा, लेकिन 2025 के में आप सीएम की रेस में हैं? हाँ जी। लेकिन जी 2025 के लिए, एक लेकिन पहले मैंने बताया था, और दूसरा लेकिन ये है जी, लेकिन 2025 के लिए हमने अपना सीएम चेहरा चुन लिया है, हमने अपना नेता चुन लिया।
और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन ये तीसरा लेकिन है। लेकिन आप 2025 में इस चिराग पासवान को बिहार के किसी विधानसभा में चुनाव लड़ते हुए देखेंगे, और मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा 2030 में मैं चुनाव लड़ूंगा। मतलब साफ है। यानी कि चिराग पासवान ने जब बिहारी फर्स्ट का एक बनाया था पूरा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर की चर्चा तिरहुत में भी खूब हुई। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि खूब हुई। और जिस व्यक्ति ने इस स्ट्रक्चर को बनाया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना उचित नहीं है। इस स्ट्रक्चर को बनाने और इसको पूरी तरह से सजाने संवारने में रामविलास पासवान की भी बड़ी भूमिका थी। उनके सामने ही ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट किया गया था। संयोग से इसको देखने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से एक योद्धा की तरह लड़ा है, और 2014 से लेकर के 2024 के चुनाव तक आप देखें तो चिराग पासवान के राजनीति में बहुत सारे बदलाव आए हैं। उन बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव यह था कि 2024 में वो रामविलास पासवान से पहले मौसम का मिजाज भाग गए थे। उन्होंने मजबूर करके नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ने का काम किया था रामविलास पासवान। भाजपा भले अलग हो गई हो, लेकिन मोदी से कनेक्शन, बिल्कुल मोदी से गठजोड़ इनका था। बिल्कुल। जब वो गए तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, बहुत पुचकारा दुलारा, और राजनीति में कैसे आगे बढ़ते हैं उसके गुर भी सिखाए। बिल्कुल। अब बाबा एक समय तो ऐसा भी हो गया था कि मतलब नरेंद्र मोदी का फोटो लगाने तक मना कर दिया गया था इनको। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो तो मेरे दिल में है, फोटो आप कितना भी हटवा लीजिए। चिराग पासवान की उपयोगिता कैसे रही, तो आप इतना ही बात समझिए कि 2021 में जब उनकी पार्टी से 5 सांसद को लेकर के उनके चाचा बाहर हो गए, तोड़ लिए। मेरी बात उनसे उस समय भी हुई थी। अच्छा। जब ये पूरा चल रहा था घटनाक्रम, अंदर खाने में इसकी प्लानिंग चल रही थी, तो मेरे पास सूचना आ गई थी। अच्छा। और चिराग पासवान इस बात को स्वीकार भी करते हैं। हाल फिलहाल में उनका 25वां स्थापना दिवस था, तो आप तो मौजूद थे वहां। बिल्कुल मैं मौजूद था। आपने जब मैंने कहा कि हम आप तो दुख के साथी हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने आप देखा है कि बहुत कस के हंसे और बोले कि हाँ मुझे याद है सारी बात। मैंने तब भी उनको इस बात का अंदाजा कराया था, एहसास कराया था कि आपके साथ इस तरह का कुछ होने जा रहा है। आप अगर बेहतर समझे तो आप, चूंकि एक पत्रकार के नाते हमने खबरें की थी, तो इस खबर पर वो हमसे पूछे भी थे। तो मैंने जो भी बातें थी, जो मेरी जानकारी थी, उस जानकारी के हिसाब से मैंने उनसे सारी बातें। आप बहुत आदर भी करते हैं बाबा, वो आपको पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार के राजनीति में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जी, बिल्कुल, जो मेरे साथ बहुत स्नेह करते हैं। इवन कि आपको बता दें, तेजस्वी यादव भी बहुत सम्मान करते हैं। जी जी जी। मेरे साथ सबका जो रिश्ता है वो बड़ा अजीब तरह का है। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान ने ये कह करके कि 2025 के लिए वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रेस में हैं, इस बात को की तरफ इशारा करता है कि क्या नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी का उत्तराधिकारी मिल गया है। देखिए, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की तलाश भले ही चल रही हो, लेकिन सब मानने के लिए तैयार हैं कि नीतीश कुमार 2025 तक और 2025 से लेकर के 2030 तक सीएम हैं। जी, 25 तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, जो बार बार ये अपना सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। मैं सवाल ये करने भी वाला था बाबा जी, आपने पहले ही इसको बोल जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चिराग पासवान ने जो बात कही है, क्या उसके पीछे उनकी और नरेंद्र मोदी की कोई डील हो गई है, कोई इस तरह की बात सामने आई है, या नरेंद्र मोदी ने इनमें वो स्पार्क देख लिया है कि ये बिहार के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनमें सबसे बड़ी काबिलियत है। क्योंकि ऐसा ही हुआ था जब नीतीश कुमार में, आपको याद होगा, जब नीतीश कुमार में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने बिहार का मुख्यमंत्री देखा था। जब 2005 में, हालांकि 2000 में ही पहली बार जब वो आए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, तब भी उनको सपोर्ट किया गया था। और 2005 में तो इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद
भारतीय जनता पार्टी चाहती तो अपना भी मुख्यमंत्री दे सकती थी, क्योंकि केंद्र में बहुत अच्छा पोजीशन में थे नीतीश कुमार, बहुत दुलार प्यार इनको मिलता था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। लेकिन जब बिहार की बात आई तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। जी जी जी, बिल्कुल उसी अंदाज में मुझे जो नजर आ रहा है, अच्छा, कि कहीं ऐसा तो नहीं चिराग पासवान कि वर्तमान देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिराग पासवान में बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा नजर आ गया। आखिर ऐसा क्यों बाबा, क्यों क्या जो पूरा भारत है, ऐसे संपादक सर भी हमारे बोल रहे थे कि दलित राजनीति की तरफ अब बढ़ रहा है, तो क्या चिराग पासवान को एक सीएम फेस बनाकर दलित राजनीति में अपनी ठोस भूमिका जो है वो दिखाना चाहती है भाजपा? देखिए, आपने देखा होगा कि एक एरा रहा है दलित राजनीति का। जी जी, आप मायावती से शुरू कीजिए और मायावती से शुरू करके आप सीधे बिहार पहुंचिए तो रामविलास पासवान जी, ये दोनों का एक बड़ा औरा रहा है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे दलित नेता हुए हैं, लेकिन इन दोनों को इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा दलित चेहरा माना जाता था। जी। इस चेहरे में आप उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग आए जिन्होंने समाज को जोड़ने के अलावा भड़काया है। आप उसके बाद चंद्रशेखर रावण की बात कर लीजिए, वो आए तो आपको पता है कि क्या हुआ। जी, बहुत। मायावती से आप कभी भी नहीं देखिएगा, मायावती के बगल में आप देखिएगा ब्राह्मण बैठा हुआ है, राजपूत बैठा हुआ है। तो ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा टिकट भी दिया है। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि उन्होंने वक्त को और राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझा, क्योंकि उनके गुरु भी कांसीराम जो थे वो भी दलित राजनीति जरूर करते थे। चूंकि हर समाज को प्रतिनिधित्व चाहिए, उनको हक है कि वो संवैधानिक तौर पे अपने समाज को आगे लेके आए और उसके लिए संघर्ष करें। आप लगातार अभी देख रहे होंगे अभी कितने समाज का चल रहा है, इधर नागमणि अपने यात्रा पर चल रहे हैं, आईपी गुप्ता ये लगातार यात्रा पर चल रहे हैं, कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर चल रहे हैं, इधर मुकेश सहनी यात्रा पर चल रहे हैं, अभी यात्रा खत्म किए हैं मनीष वर्मा, जिनको काफी विवादित यात्रा समाप्त होने पर आप लोग बना दिए हैं। तो सबसे प्रकार के बयान आ रहा है बाबा, हम लोग विवाद। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश के उत्तराधिकारी की तलाश में कभी मनीष वर्मा की तरफ कोई देख रहा था तो कभी निशांत की तरफ नजरें जा रही थी कि पार्टी और बिहार को अंदर खाने में आरसीपी सिंह को लाने की चर्चा हो रही थी, अशोक चौधरी की चर्चा चल रही थी, चर्चा तो ललन सिंह की भी चल रही थी, बहुत सारे लोग, संजय झा की चर्चा चल रही थी, लेकिन ये सब सिर्फ चर्चा मात्र, कयास मात्र थे। असल में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट अगर चाहिए तो उसके लिए बिहार में भले ही उसके पास बहुत सारे नेता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ठंडा करके खाने वाली पार्टी है। लेकिन सवाल तो वही है ना बाबा कि इतने दिनों बाद भाजपा को मौका मिलेगा नीतीश के जाने के बाद या नीतीश के कुर्सी छोड़ने के बाद, फिर अगर चिराग पासवान को दिया तो फिर से 25-30 साल फिर गया, फिर भाजपा का चेहरा नहीं बन पाएगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बिहार की राजनीति है और बिहार में जिस तरह जातीय गोलबंदी है जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक अकेले दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिस प्रकार, और न ही भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने इन 20 सालों में और राष्ट्रीय जनता लालू प्रसाद ने 15 सालों में पनपने दिया है। जब पनपने की कोशिश करते हैं तब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार झटका दे करके और अपना खूंटा से खोल देते हैं। ये बड़ी बात आपने बताई वो। यही कारण है कि आप अगर चेहरा दिखा लीजिए, हम सम्राट चौधरी में बहुत स्पार्क है, लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने की अगर जैसे ही होड़ में आएंगे ना तो उनका टांग खींचने के लिए उन्हीं की पार्टी में लोग, बिल्कुल भाजपा से उनका टांग खींचने। भारतीय जनता पार्टी वन मैन आर्मी नहीं रही है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में। अचानक से कोई ऐसी बात हो जाए कि 243 में से 200 सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले जीत जाए, लेकिन 200 पर लड़ना भी तो पड़ेगा ना जीतने के लिए। ये परिस्थितियां पैदा होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 100 से लेकर के 120 सीट तक मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लगा 121 सीट जो पिछले चुनाव में लगा था, इससे ज्यादा वो कभी लड़ ही नहीं पा रही है। तो ऐसी स्थिति में जब आप 100-120 पे लड़ेंगे ही तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप अपने दम पे मुख्यमंत्री बनाएंगे। परिस्थितियां जो हैं वो मजबूर कर रही हैं कि अगर नीतीश कुमार का कोई रिप्लेसमेंट भविष्य में नजर आ रहा है तो वो न तेजस्वी यादव है, न उपेंद्र कुशवाहा है, न आपको प्रशांत किशोर है, न भाजपा में कोई नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा तो एक बड़ी संगठन पार्टी है। सिंगल मैन आर्मी
चिराग पासवान, जो चिराग पासवान नजर आ रहे हैं उसके पीछे का कारण है कि उन्होंने 2014 में लगभग 100% स्ट्राइक दे दिया। बिल्कुल, 6 में से 5 सीटें जीत करके आए। बिल्कुल 2019 में जो उनको मिला 6 में से 6 जीत करके आए। जी, 2024 में 5 मिला, 5 जीत करके आए। अगर 10 मिलता तो 10 जीत जाते, ये लोग कहते हैं। जी जी। विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने हर सीट 137-38 सीटों पे चुनाव लड़े और उस 137-38 सीटों पे उन्होंने जिस तरह से 10,000 के आसपास वोट प्राप्त किए और वोट का प्रतिशत भी बेहतर था, मजबूर कर दिया। ऐसी 30 सीटें थी जिस पर नीतीश कुमार को हारने के लिए मजबूर किया और वही 30 सीटें जीतने के लिए उन्होंने दिया राष्ट्रीय जनता दल को। दैट मीन्स कि चिराग पासवान में पोटेंशियल है, दम है। उनके पास वोट बैंक सिर्फ दलित का ही नहीं है, सवर्णों का भी अच्छा खासा उनके पास हुजूम है। और चिराग पासवान ने एक नया नेक्सस पैदा किया है ब्राह्मण और दलित का, जिसमें और भी कई जातियों को, राजपूत को जोड़ा है उन्होंने, और भी बहुत सारी चीजों को जोड़ा है। ये सब जोड़ घटाव करके कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये बात समझने लगे हैं कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट हम बन जाते हैं तो मेरे लिए आसान होगा बिहार की गद्दी पर बैठना। और यही कारण है कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से, ये आप किसी से नहीं सुन सकते हैं, बिल्कुल तेजस्वी यादव को छोड़ करके आप किसी से नहीं, चूंकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ नहीं है। जब वो तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं तो उनसे पूछ लिया ना कि मुख्यमंत्री बनिएगा, तो कहते हैं हर्दी गुर्दी नहीं। लेकिन चिराग पासवान उनके साथ रह करके आज ये बात कह रहे हैं कि मैं 2025 नहीं 2030 का सीएम कैंडिडेट हूं। तो निश्चित रूप से उनमें पोटेंशियल है। उन्होंने बड़ी गट्स के साथ ये बात कही है और वो वक्त को समझ गए हैं। यानी कि एक बार फिर से मौसम वैज्ञानिक का बेटा मौसम को भाप गया है और ये जानते हैं कि नीतीश जब आज नहीं तो कल राजनीति से जब संन्यास लेंगे, विदा होंगे, उसके बाद कौन रिप्लेसमेंट के तौर पे चिराग पासवान हैं। और चिराग पासवान ने जो अपनी अब तक की उपस्थिति दर्ज की है वो साफ बता रहा है कि वो जिस रास्ते निकले हैं उस रास्ते पर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आगे ही देखते रहेंगे। एक अंतिम सवाल, छोटी टिप्पणी चाहूंगा बाबा आपसे। आपने जो भी चीजें बताई वो तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का ऐसा रिश्ता है, नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट गठजोड़ है चिराग पासवान का। और जिस प्रकार का समीकरण आपने बताया, जरूर बिहार में इस प्रकार की चर्चा अब से चलने शुरू होगी। लेकिन बाबा एक चर्चा और है, इनके बयान को अगर हम ऐसे देखें कि क्या आपको लगता है कि 30 तक एनडीए का वास्तविक स्वरूप यही रहेगा? और क्या जो चर्चाएं चल रही थी पिछले दिनों की अंदर खाने में प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान की बातचीत होती है, कभी बुराई नहीं करते हैं चिराग पासवान प्रशांत किशोर का, तो क्या 30 में ये दोनों युवा भी क्या एक साथ आ सकते हैं और प्रशांत किशोर के सीएम फेस के तौर पर चिराग पासवान प्रोजेक्ट हो सकते हैं क्या? देखिए, मैंने एक खबर किया था, मैंने अपने अखबार में भी संपूर्ण भारत में ये बात लिखा जरूर था कि परिस्थितियां बहुत कुछ कर सकती हैं और चिराग पासवान जब नीतीश के जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पे आएंगे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस बहुत रहेंगे। 2025 में हो सकता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि 10 साल हमें लगेगा बिहार को पूरी तरह से, बिल्कुल वो 30 की तैयारी में है, 30 की तैयारी में है। तो निश्चित रूप से आप एक बात तो मान के चलिए कि 2025 का चुनाव एक माइलस्टोन रखेगा, फाउंडेशन रखेगा और उस पर जो मकान बनेगी ना, उस मकान में कहीं ना कहीं मालिकाना हक की लड़ाई में कहीं ना चिराग पासवान जो हैं वो सबको पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने से फैसला लेना है उनको, उनकी अपनी पार्टी है और वो अगर 30 से कम सीट तो नहीं लेंगे, वो तो कंफर्म है। और जिसके पास 30 सीट हो उसमें से अगर मान लेते हैं 25 सीट जीत जाए, मैं बहुत ज्यादा करके बोल रहा हूँ, अगर 25 सीट जीत जाए, जैसा कि आपने देखा होगा 2015 में 41 सीट मिली थी कांग्रेस को, मैं उसका गवाह हूँ। अशोक चौधरी ने 27 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी और उनके पास ये पोटेंशियल था कि वो सरकार बना और बिगाड़ सकते थे। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप साफ साफ समझ लीजिए कि सारी परिस्थितियां घूम फिर करके वहीं चिराग पासवान की तरफ आ रही हैं और चिराग पासवान नीतीश कुमार के बेहतर रिप्लेसमेंट के रूप में अपने आप को खड़ा कर रहे हैं और ये संभावनाएं और ज्यादा प्रबल होती जा रही हैं, समय के हिसाब से और प्रबल होती जा रही हैं। चलिए, तो देखिए ये राजनीति है, यहाँ पर सब कुछ सेट नहीं होता है, परिस्थितियों के हिसाब से सिस्टम बनाए जाते हैं, सेटअप बनाए जाते हैं। तो बाबा ने आपको सब कुछ बारी बारी से बताया है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, एनडीए का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, चिराग पासवान एनडीए में रहे या कहीं और रहे, लेकिन
सीएम की रेस में नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर जहां भी चिराग पासवान रहेंगे, सीएम के फेस के तौर पर ही बनकर उभर रहे हैं। और उस समय तक और ज्यादा इस मामले पर चर्चा होगी। जब 2030 का चुनाव आएगा उस समय और ज्यादा समीकरण होगा। लेकिन देखिए, ये भारत लाइव और बाबा और पंचनामा की हमारे संपादक नमन मिश्रा की ये विशेषता है कि दूर होती हुई चीजों की आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद किस और राजनीति करवट लेने वाली है, उसको भी आपको अभी से ही बताने लगते हैं, अभी से ही उसकी सुगबुगाहट बता देते हैं। तो हम बता रहे थे कि किस प्रकार चिराग पासवान आने वाले भविष्य में किस प्रकार नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट बनेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।